कर रहे हैं वन की आशा वर्णाशा नदी की, और इसका सही उत्तर है बनास नदी। बनास नदी के बारे में और क्या क्या अपन को ध्यान रखना है। बनास नदी को वर्णाशा, वशिष्ठी, वन की आशा कहते हैं। साथ ही राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी भी बनास है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी है, 512 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा इसका प्रवाह क्षेत्र पड़ता है टोंक में। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। एक प्रश्न जो कन्फ्यूजन पैदा करता है वो यह है कि बनास का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है जो राजसमंद में, तथा पश्चिमी बनास नाम की भी एक नदी है। ये तो बनास है, इसके अलावा पश्चिमी बनास नाम से भी एक नदी है जिसका उद्गम सिरोही जिले के सानवारा गांव से होता है। सानवारा गांव सिरोही से किस नदी का उद्गम होता है? पश्चिमी बनास का। जबकि जो बनास बड़ी बनास है जिसको मुख्य रूप से जानते हैं, उसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है, और ये खमनोर की पहाड़ियाँ राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ती है। और बनास किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बनास अपनी त्रिवेणियों के लिए प्रसिद्ध है। जब बनास चलती है तो अपने साथ कई नदियों को मिलाती है। जैसे बिगोद पहुँचते पहुँचते बनास अपने साथ बेडच और मैनाल को भी मिला लेती है। तो बनास, बेडच और मैनाल ये मिलकर बिगोद में त्रिवेणी बनाती है। 3 नदियां मिलती है उस जगह को त्रिवेणी कहते हैं। साथ ही जब बिलासपुर ये पहुंचती है तो बनास डाई और खारी को भी अपने साथ मिला लेती है। फिर यह बिसलपुर में भी अपना त्रिवेणी बनाती है। तो बिगोद हुआ, बिसलपुर हुआ, और तीसरा जो है वो है रामेश्वरम। बनास, चंबल और सीप मिलकर रामेश्वरम में भी अपनी त्रिवेणी बनाती है। तो ये सारी बातें आपको बनास के बारे में ध्यान रखनी है। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना कि बनास चंबल के साथ मिलकर रामेश्वरम में त्रिवेणी बना रही है। इसका मतलब है कि चंबल बड़ी नदी है और बनास यहाँ से समाप्त हो जाएगी। तो बनास नदी का समापन कहाँ होता है? रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर में इसका समापन हो जाता है। तो ये बातें आपको बनास के बारे में ध्यान रखनी है। बनास की सहायक नदियों की बात करें तो कोठारी नदी जो दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, वही राजसमंद से। खारी नदी जिसका उद्गम बिजराला गांव से होता है, राजसमंद से ही। बेडच नदी जिसका उद्गम उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। उदयपुर झील तक, उदय सागर झील तक जब ये आती है तो आयर नदी के नाम से आती है। बाद में ये आयर नाम को टाटा बाबे कह देती है, और वहाँ से ये बेडच नाम से आगे बढ़ती है। एक और इसकी सहायक नदी है मैनाल, एक और सहायक नदी है मासी, और एक और है मोरेल। तो बनास की सहायक नदियां हैं कोठारी, खारी, बेडच, मैनाल, मासी, मोरेल। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, और आप तो महाबुद्धिमान विद्यार्थी हैं, आपको तो ये याद भी हो गया होगा इतनी देर में। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। भैंसरोडगढ़ किन नदियों के संगम पर स्थित हैं? तो भैंसरोडगढ़ आप बताइए इन चारों में से। काली सिंध, आहू, चंबल बामनी, चंबल गंभीरी, बेडच, बनास। आप कंफ्यूज हुए होंगे चंबल बामनी और चंबल गंभीरी में, तो मत होइए। भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित हैं। भैंस और ब ध्यान रखिए। अगला प्रश्न 10, गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित हैं? तो यहाँ हैं काली सिंध और आहू। अगला प्रश्न क्रमांक 11, किस नदी को रुंडित नदी भी कहते हैं? किस नदी को रुंडित नदी भी कहते हैं? और आपके विकल्प हैं बनास, खारी, पश्चिमी बनास और बाणगंगा। तो रुंडित नदी कहते हैं बाणगंगा को। ऐसा कहते हैं कि अर्जुन के बाण से ये बनी थी, और इसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर, जिसकी चर्चा हमने अभी की थी। आयर नदी उदय सागर झील के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो आयर नदी उदय सागर झील में मिल जाती है, उसके बाद इसका नया नाम हो जाता है बेडच नदी। कहाँ से उद्गम हुआ था इसका? गोगुंदा की पहाड़ियों से, और ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ पड़ती है उदयपुर में। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर।
निम्न में से सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। नदियां और उनके उद्गम स्थल दिए गए हैं। पश्चिमी बनास का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है। हाँ, सुना तो ऐसा ही है कि बनास का जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियों से होता है। पश्चिम यूं ही लिख दिया होगा। अगला है बेडच घोगुंदा की पहाड़ियों से, सोम बिछामेड़ा की पहाड़ियों से, कांतली खंडेला की पहाड़ियों से। जी नहीं, इसमें तो एक गलत है कि बनास का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है, लेकिन पश्चिम बनास का तो नहीं होता। पश्चिम बनास का उद्गम तो होता है सिरोही जिले के सानवारा गांव से। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पर। तोरावाटी किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं अपनी कांतली के बहाव क्षेत्र को। अगला प्रश्न, वह नदी जिसमें बाढ़ आने पर इसका पानी पाकिस्तान तक चला जाता है, वह कौन सी ऐसी नदी है? तो आप इस पर विचार कीजिए। क्या चंबल जा पाएगी पाकिस्तान? नहीं। कांतली तो बिल्कुल भी उधर नहीं जाती। तो क्या लूनी है जो मरुस्थल में बहती बहती पाकिस्तान में चली जाती होगी? जी बिल्कुल नहीं। तो आखिर कौन सी नदी है जो पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान में अपने बाढ़ के पानी से डराती है, उनको धमकाती है? तो वह नदी है गग्गर नदी। गग्गर का क्या नाम बोला था अपन ने? एक और सरस्वती। गग्गर को ही सरस्वती नदी भी कहते हैं। यह भी इसका एक अन्य उपनाम है। तो इतनी जानकारी गग्गर के बारे में रखोगे। और क्या कहेंगे गग्गर को? गग्गर को कहेंगे मृत नदी, और कहेंगे लेटी हुई नदी, और कहेंगे सोतर नदी। कहाँ से आती है ये गग्गर? तो गग्गर का उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियों से। हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है, शिव जी की शिवालिक पहाड़ियों से। उसके बाद ये सूरतगढ़ गंगानगर के आसपास आती है, और ऐसा कहते हैं कि वहाँ भटनेर दुर्ग के पास विलुप्त हो जाती है। आंतरिक प्रवाह की यानी कि अंदर बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। ऐसी नदी जो दूसरे देश में भी बह रही है, भारत और पाकिस्तान। राजस्थान की एकमात्र नदी जो राजस्थान में उत्तर से प्रवेश करती है। बाकी जितनी नदियां आपने देखी, चाहे वो चंबल हो चाहे वो माही हो, वो दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करती है, दक्षिण पूर्व से। लेकिन अपनी गग्गर नदी, सरस्वती नदी राजस्थान के सिर से यानी कि राजस्थान में उत्तर से प्रवेश करती है, और इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। राजस्थान की प्रसिद्ध सभ्यताएं कालीबंगा, पीलीबंगा, ये सब गग्गर नदी के किनारे पर स्थित हैं। गग्गर नदी एक महत्वपूर्ण नदी बन जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। गग्गर से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है? तो राजस्थान में इसका प्रवेश होता है हनुमानगढ़ जिले में, टिब्बी तहसील पड़ती है। उस टिब्बी तहसील में भी एक डिब्बी सा गांव है तलवाड़ा। उस तलवाड़ा से गग्गर नदी अपने राजस्थान में आती है। तलवाड़ा झील के एक शब्द है, एक झील है तलवाड़ा झील, जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। एक टेस्ट में ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, लेकिन आप भावनाओं में बह गए, आपने उसका उत्तर लगाया था नक्की झील। जबकि मित्रों, नक्की झील तो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। मैंने पूछा था राजस्थान की सबसे नीची झील, और वह है तलवाड़ा झील। तो ये अपनी गग्गर नदी जब पाकिस्तान में जाती है, तो वहाँ इसके प्रवाह क्षेत्र को जहाँ जहाँ ये बहती है किस नाम से जानते हैं? तो जब ये पाकिस्तान में जाती है तो पाकिस्तान में हाहाकार मचा देती है, इसलिए पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। और गंगानगर, हनुमानगढ़ जो अपने हैं, वहाँ तो ये छोटी नाली की तरह बहती है, इसलिए वहाँ इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं। और अंतिम बिंदु है इसका, कहाँ जाकर ये समाप्त होती है? बिल्कुल समाप्त तो ये होती है पोर्ट अब्बास में, जो पाकिस्तान में पड़ता है। और कहते हैं कि किसी ज़माने में जब इसमें बाढ़ आती थी, तो इसके बाढ़ का पानी पोर्ट अब्बास तक चला जाता था, और ये पोर्ट अब्बास कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से अब याद रह गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर। 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? शेर जब जंगल में चलता है, वह किसी की परवाह नहीं करता। कितने जानवर हैं, कितने झुंड में हैं, वो सब पर एक साथ आक्रमण करता है। तो परवाह नहीं करता है कौन? शेर। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य में नदी कौन सी है? परवाह से परवन नदी। अगला प्रश्न क्रमांक 17। बिसलपुर बांध किस नदी पर है? बिसलपुर बांध किस नदी पर है?
Let's go. बनास नदी जो डाई और खारी के साथ मिलकर बिसलपुर में त्रिवेणी बनाती है, वही बनास नदी जिसके ऊपर बिसलपुर बांध बना हुआ है। और आपको याद हो तो एक बहुत पहले गाना आया था, बिसलपुर बंदा का गेट खुलवा दिया, कुछ ऐसा राजस्थानी गाना था। वो पानी से संबंधित था, जब पानी ज़्यादा गिरा था तो उससे संबंधित था। तो बिसलपुर बांध मुख्यतः याद रखिए बसे बनास नदी पर स्थित हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध स्थित है कोठारी नदी पर। प्रश्न क्रमांक 19। रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम किन नदियों पर बना हुआ है? रामेश्वर घाट चंबल बनास सीप, चंबल बनास सीप। रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम किन नदियों पर हैं? चंबल बनास सीप। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20। फूलों जैसा प्रश्न है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होकर कौन सी नदी या नदियां गुजरती है? क्या सोम, क्या मानसी, क्या वाकल? फूल की खुशबू ये तीनों नदियां लेती है, इसलिए सोम, मानसी और वाकल तीनों नदियां फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 पर। राजस्थान की नदी क्रम को कितने भागों में बांटा गया है? नदी क्रम का मतलब है कि राजस्थान की नदियां दिशा दशा के आधार पर कितने भागों में बांटी गई हैं। तो 3 ही तो भाग है, या तो नदी अरब सागर में जाएगी, या अरब सागर से लड़ाई हो जाएगी तो बंगाल की खाड़ी में जाएगी, और अगर दोनों जगह उसकी नहीं बनती है तो जमीन में चली जाएगी। तो 3 हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी का अपवाह, अरब सागर का अपवाह और आंतरिक प्रवाह। ये 3 प्रवाह राजस्थान में मुख्यतः हैं। और अपना राजस्थान ही विश्व का एक अनोखा प्रदेश है जहाँ पर आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पाई जाती है। और कहीं सुना आपने कि ऐसी नदियाँ जो जमीन के अंदर बहती है वो राजस्थान ही होगा। राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पाई जाती है, और वो नदियाँ हैं काकने, मेथा, रूपारेल, कांतली, रूपनगढ़ का नाला, साबी, गग्गर। ये जितने नाम बोले हैं ये सारी की सारी नदियां जमीन के अंदर बहती है। तो ये प्रश्न याद रह जाएगा। नदी क्रम को कितने भागों में बांटा? 3। अगला चल, राजस्थान की नदियों का अपवाह क्रम लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? ये लाखों करोड़ों की संख्या आपके सामने स्क्रीन पर है। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो राजस्थान का जो ये अपवाह क्षेत्र फैला हुआ है वह है 5,20,289.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 23। राजस्थान में निम्न में से किस नदी क्रम का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? किस नदी क्रम में? कितने नदी क्रम में? पहले तो ये ध्यान रखिए, अभी पिछले प्रश्नों में चर्चा करी। प्रश्न क्रमांक 21 में राजस्थान में 3 नदी क्रम है। पहला बंगाल की खाड़ी का, दूसरा अरब सागर का और तीसरा आंतरिक प्रवाह का। उन तीनों में से सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र किसका है? तो तीनों में से सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र है आंतरिक प्रवाह का। राजस्थान में जो सबसे ज्यादा है वो है आंतरिक प्रवाह का, सबसे ज्यादा है। और यहाँ जो सामने नदियां दी है, अपन ने तो 3 क्रम पढ़े थे, यहाँ नदियां दी है तो उसमें से नदी के हिसाब से किसका अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा है? तो चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा है। और तीनों क्रम में से देखिए, अगर यूं पूछे बंगाल की खाड़ी का ज्यादा है या अरब सागर का ज्यादा है या फिर आंतरिक प्रवाह का ज्यादा है, तो उसमें सही उत्तर होगा आंतरिक प्रवाह का, जैसा कि आपको प्रश्न क्रमांक 24 में दिखाई देगा। राजस्थान में कौन सी नदी प्रणाली का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? बंगाल की खाड़ी का कितना है? 23% है। अरब सागर का कितना है? 17% है। और आंतरिक प्रवाह का कितना है? 60% है। और डी ऑप्शन दोनों को मिलाकर दे रखा है, तो बंगाल की खाड़ी के 23 और अरब सागर के 17 को जोड़ दें फिर भी 40% होता है। तो सबसे ज्यादा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रवाह का, क्योंकि इसका 60% है। और अगले प्रश्न में वो आपको दिख ही जाएगा कि आंतरिक प्रवाह प्रणाली राजस्थान के प्रवाह के कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 60%। बंगाल की खाड़ी का पूछता तो क्या लगाते? 23%। अरब सागर का पूछते तो क्या लगाते? 17%। प्रश्न क्रमांक 26। चंबल नदी क्रम में सर्वाधिक भाग किस नदी क्रम का है? चंबल नदी का जो क्रम है उसमें सबसे ज्यादा भाग किस नदी क्रम का है?
इस प्रश्न का उत्तर आप सोचने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर होगा बनास, क्योंकि पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, पानी भी ज़्यादा उसी में होगा, सबसे ज़्यादा कोऑपरेट भी वही करेगी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 27 आपके सामने ये रहा। राजस्थान में देश के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत भाग स्थित है? सतह पर जो जल है उसका कितना जल राजस्थान में है? तो राजस्थान में तो बहुत कमी है जल की। कितना है? तो मात्र 1.04%, 1.04% सतही जल ही अपने राजस्थान में है। अब प्रश्न क्रमांक 28, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सर जी ये तो हमें नींद में बता देते हैं, ये तो हमको ऐसे ही याद है। कैसे याद है? तो चंबल नदी है। चंबल नदी के बारे में सोचिए क्या क्या आपको याद होगा। जाना पाओ की पहाड़ियाँ याद होगी, तो आपको फिर मध्य प्रदेश भी याद आया होगा, और मध्य प्रदेश याद आया होगा तो इसकी पहाड़ियाँ भी याद आई होगी कि ये कौन सी पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, जो जो जानते हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से सोचिए, क्योंकि चंबल नदी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसका उद्गम जाना पाओ की पहाड़ियों से महू जिले में पड़ती है मध्य प्रदेश के। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, पर पूर्ण रूप से देखें तो कौन सी है? बनास है। ये पूर्ण रूप से राजस्थान में नहीं बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? अगर जहाँ से उद्गम होता है जाना पाओ से, वहाँ से अगर इसको देखें और इसका समापन जो इटावा में होता है यमुना नदी में जाकर, वहाँ तक इसकी कुल लंबाई बनती है 1051 किलोमीटर। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है अगर उस हिसाब से देखें तो। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह वृक्षाकार है, वृक्ष के आकार में यह बहती है, जहाँ पर सर्वाधिक मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। इसीलिए तो चंबल को घड़ियालों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के लिए इसे नामांकित किया गया है, और एकमात्र नदी है जिसे विश्व धरोहर के लिए नामांकित किया गया है। तो इससे बनने वाला ये प्रश्न भी आप अपने ध्यान में रखिए। राजस्थान में कहाँ से आती है? तो च से चंबल, च से चित्तौड़ और च से चौरासीगढ़। तो एक ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंबल कहाँ पड़ती है? तो जाना पाओ से निकलती है, राजस्थान में चौरासीगढ़ से आती है, और च से ही तो चुलिया याद रखेंगे अपन। चुलिया जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चंबल नदी पर स्थित है। इस पर क्या क्या है और वो सारी चीज़ें हमको जाननी है। तो वो है राणा प्रताप सागर बांध, जो सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। एक है इस पे कोटा बैराज, जो सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है, और इटावा जाती है, ये इटावा में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ याद रखनी है, मेजा, पार्वती, काली सिंध, बामनी, बनास, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। इतनी सारी बातें आपको चंबल के बारे में ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। जाना पाओ पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो चर्चा करिए अपन अभी, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, जाना पाओ पहाड़ियाँ किस पर्वतमाला पर स्थित हैं? तो ये स्थित हैं विंध्याचल पर। चंबल नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? चापोर चंबल, चापोर चित्तौड़, चित्तौड़ से प्रवेश करती है। चंबल नदी राजस्थान में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? तो चौरासीगढ़ से, चापोर चौरासीगढ़। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह अपन को सोचना ही नहीं है, मैनाली या इसे मांगली भी कहते हैं, उस नदी पर ये स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 34, निम्न में से राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाही, चम्रवती कौन सी नदी कहलाती है? वह है चंबल नदी। निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो चंबल पर स्थित है। वो कौन सा है? नाम दिमाग में आया, चापोर चम्मच, चापोर चंबल, चापोर चित्तौड़, चापोर चुलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 36, गुंजाली, बामनी, इज, मैज आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो गुंजाली, बामनी, इज, मैज ये सब हैं चंबल की सहायक नदियां। प्रश्न क्रमांक 37, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित हैं? भीमलत जलप्रपात स्थित हैं मांगली नदी पर। प्रश्न क्रमांक 38, काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। तो दो विकल्प हैं मध्य प्रदेश के भी, कौन कौन से? या तो देवास से होता होगा या जावरा से होता होगा, पर होता मध्य प्रदेश से। तो क्या सही इसका उत्तर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
देवास। प्रश्न क्रमांक 39, काली सिंध नदी में गागरोन के पास कौन सी नदी आकर मिलती है? आकर जो मिले उसे आहू कहते हैं। तो काली सिंध में गागरोन के पास आहू नदी आकर मिलती है। प्रश्न क्रमांक 40, पेपलाज, परवन, निवाज नदियों का पानी किस ओर जाता है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पानी किस ओर जा रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं, राजस्थान में 3 ही तो हैं, या तो अरब सागर में जाएगा, या बंगाल की खाड़ी में, या जमीन में। जो जमीन में जाएगा उसे कहेंगे आंतरिक प्रवाह, बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगा वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह, और अरब सागर की ओर जाएगा वो अरब सागरी अपवाह। तो पेपलाज, परवन, निवाज इन सब नदियों का पानी जाकर बहता है बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न क्रमांक 41, आयड़ नदी कौन सी नदी कहलाती है? तो ये क्या प्रश्न हुआ, कौन सी नदी? तो अपन ने पहले ही पढ़ा, आयड़ नदी जब गोगुंदा की पहाड़ियों से चलती है, उदय सागर झील में आती है, वहाँ से अपने नाम को टाटा बाय बाय कहती है, और उसके बाद ये बेडच नाम से आगे बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 42, आयड़ या कहें कि बेडच, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से, और गोगुंदा की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं? उदयपुर जिले में। प्रश्न क्रमांक 43, निम्न में से किस नदी पर उदय सागर झील स्थित है? ये तो एकदम लड्डू जैसा प्रश्न है, बेडच। निम्न में से मैनाली नदी किस क्षेत्र के उद्गम से संबंधित है? तो इसका उद्गम कहाँ होता है? मैनाली। मैनाली का ऊपर से होता है, ऊपर से होता है यानी कि ऊपर माल से होता है। अगला प्रश्न, कोठारी नदी जिस पर मेजा बांध बना हुआ है, वो कोठारी नदी आखिर उद्गम कहाँ से होती है? वो आती कहाँ से है? क्या दिवेर की पहाड़ियों से, क्या बिजराला की पहाड़ियों से, क्या बिछामेड़ा से, या हल्दी घाटी से? तो कोठारी नदी आती है दिवेर की पहाड़ियों से। दिवेर से, और क्या याद रखना है? दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध इसलिए याद रखना है क्योंकि ये प्रताप की विजय के लिए नहीं, ये प्रताप के पुत्र अमर सिंह की वीरता के लिए भी जाना जाता है। जब इसी युद्ध में 1582 में हुआ है ये दिवेर का युद्ध। इसी में अमर सिंह जब सुल्तान खां को भाला मारते हैं तो जमीन में वो गड़ जाता है, और सुल्तान खां जब तड़प तड़प कर मर रहा होता है तो वो महाराणा प्रताप से कहता है कि मैं मर रहा हूँ, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं उस व्यक्ति को देख लूँ जिसने मेरे को ये भाला मारा है। तो प्रताप कहते हैं कि वो अमर सिंह जाने कहाँ लड़ रहा होगा, कहाँ से, उसको बुला कर लाएंगे। तो प्रताप एक पास में सैनिक खड़ा था तो उसको बुलाते हैं कि यहाँ, उसको लाकर वह सुल्तान खान के सामने खड़ा कर देते हैं, और सुल्तान खान को कहते हैं कि ये वो व्यक्ति है जिसने तेरे को भाला मारा है। तो सुल्तान खान मना कर देता है। सुल्तान खान कहता है कि मैंने उस व्यक्ति को देखा है, मैंने उसकी आंखें देखी है, उसकी आंखों में तेज था, रोष था, क्रोध था, और कोई एक सामान्य सैनिक मेरे आसपास भटक भी नहीं सकता है, वो कोई ना कोई अलग ही व्यक्ति था। तब प्रताप अमर सिंह जी को बुलाते हैं और ये कहते हैं कि ये मेरा ही बेटा है। सुल्तान खान अमर सिंह जी को देखते हैं और तब जाकर सुल्तान खान मरता है। तो वो दिवेर से संबंधित था, 1582 का युद्ध था, प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। उसी दिवेर से कोठारी नदी का उद्गम होता है, और कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ। इतनी सारी बातें याद रखनी है। और इसमें एक ऑप्शन है बिजराला की पहाड़ियाँ। क्यों याद रखनी है? बीज से याद रखना है। बीज खारे होते हैं, कुछ बीज खारे होते हैं, तो खारी नदी का उद्गम होता है बिजराला से। एक और यहाँ आसपास प्रश्न है बिछामेड़ा, और एक और आसपास प्रश्न है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी को तो वैसे ही याद रखते हैं अपन। 21 जून 1576 दुष्ट अकबर खुद ही नहीं आया लड़ने, इतना डरा हुआ था, इसलिए मान सिंह को भेजा था उस युद्ध में। तो वो आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 46 पर। कोठारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? कोठारी किसकी सहायक नदी है? लूनी की हो ही नहीं सकता, गग्गर, माही, बनास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनास। खारी नदी का उद्गम कहाँ होता है? खारी नदी के उद्गम के बारे में बात करी थी बिजराला गांव से, और ये बिजराला गांव कहाँ पड़ता है? राजसमंद जिले में। अगला प्रश्न 48, गलवा, ढूंढ, मोरेल, सोहदरा और मासी ये किसकी सहायक नदियां हैं? प्रश्न क्रमांक 48। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनास। बाणगंगा नदी के बारे में सुना होगा,
एक बाणगंगा नाम का पर्यटक स्थल अपने बारां में भी है, लेकिन ये नदी है। बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है। अशोक के स्तंभ यहाँ से मिले हैं, उस दृष्टि से भी याद रखना है। ऐतिहासिक पक्ष में अगर आप इसको ध्यान रखना चाहो, अशोक के संदर्भ में, बौद्ध मूर्तियों के संदर्भ में इसे ध्यान रखिए। बैराट की सभ्यता भी, आप अगर इतिहास के कालखंड में आपने इसको पढ़ा होगा तो बैराट की सभ्यता आपने पढ़ी होगी। उसी बैराट से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। इसके बारे में क्या क्या कहानियां हैं, तो बहुत रोचक सी कहानियां हैं। कहते हैं कि बाणगंगा नदी जो है ये अर्जुन के बाण से बनी हुई है। एक ऐसी कहानी इसके साथ जोड़ी हुई है, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। इसे ताला नदी भी कहते हैं। अगर आपने आईपीएल देखा हो तो ताला धोनी को कहते हैं, लेकिन यहाँ का ताला कौन है? बाणगंगा नदी। इसे ताला नदी भी कहते हैं। एक और प्रश्न, इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है। यह राजस्थान की दूसरी, यानी कि पहली तो चंबल है और ये दूसरी नदी है जो अपना जल सीधे यमुना में डालती है, क्योंकि चंबल नदी का पानी इटावा उत्तर प्रदेश के आसपास जाकर चंबल नदी में मिलता है और बाणगंगा का भी कुछ वैसा ही है, ये भी चंबल नदी में जाती है। जब ये भरतपुर से बहती है तो इस पर अजान बांध बनाया गया है। अजान बांध से ही घना पक्षी विहार में को जलापूर्ति होती है। तो उस दृष्टि से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि घना पक्षी विहार को जिस बांध से जलापूर्ति होती है वह बांध किस नदी पर है? वो बाणगंगा पर है। बांध का नाम पूछे तो अजान बांध, और ये फतेहाबाद के आसपास जाकर यमुना में मिल जाती है। और आज का अंतिम प्रश्न अपन पढ़ते हैं, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यहाँ तो सीधे सीधे जिले दिए हुए हैं, तो जिलों की दृष्टि से तो आप लगा दीजिए उदयपुर, क्योंकि गांव पूछता, पहाड़ी पूछता तो बिछामेड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। डूंगरपुर में जाकर ये सोम अपनी माही और अपनी जाखम से मिलती है। तो जाखम, गोमती और सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। जाखम के बारे में नहीं आए जानकारी में, तो जाखम का ध्यान रखिए कि इसका उद्गम प्रतापगढ़ जिले की एक छोटी सादड़ी नाम की जगह है, उससे इसका उद्गम होता है। तो ये सारी बातें आपको नदी नालों से संबंधित ध्यान रखनी थी, जैसे त्रिवेणियाँ याद रखनी थी। और सोम, माही, जाखम, त्रिवेणी कहाँ? बेणेश्वर में। चंबल, सीप, बनास कहाँ पर? रामेश्वर में। चंबल, बनास, डाई और खारी कहाँ पर? राजमहल टोंक में। बनास, बेडच और मैनाल ये कहाँ पर? बिगोद, भीलवाड़ा में। तो इतने सारे प्रश्न आपको नदियों से संबंधित ध्यान रखने हैं, बिल्कुल आसान से हैं। चलते चलते 1 मिनट में कुछ शब्द याद रखिए, जैसे भीमताल जलप्रपात कहाँ है? बूंदी में। कौन सी नदी पर? मांगली नदी पर। मैनाल जलप्रपात कहाँ है? ये भीलवाड़ा और चित्तौड़ के आसपास की सीमा पर मैनाल नदी पर। चुलिया जलप्रपात अपनी चंबल पर। और एक है अरना झरना जलप्रपात जोधपुर में। और एक है दमोह, ये दमोह वाला आप जरूर याद रखिए, ये बांडी धौलपुर में पड़ता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे नदियों से संबंधित उन सभी पर हमने इसमें चर्चा करी। धन्यवाद।